वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। आप सबों को विश्वकर्मा पूजा का ढेर शुभकामनाएं। हम लोग पिछले क्लास जो है बात कर रहे थे गर्भ निरोध विधि पे। उसमें हम लोग दो विधि पर बात कर चुके थे, प्राकृतिक मेथड नेचुरल मेथड, और दूसरा थे विरोध विधि बैरियर मेथड। आज तीसरा जो विधि है उस पर बात करेंगे, रासायनिक विधि केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है? यह क्रीम, जेली तथा फॉर्म के रूप में पाए जाते हैं। क्रीम मतलब समझ रहे हैं, जेली का भी मतलब समझ रहे हैं, फॉर्म मतलब होता है स्प्रे, जैसे हम लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना, वही फॉर्म हो गया। तो ये इन सबों के रूप में जो है गर्भ निरोध स्प्रे पाए जाते हैं, जेली पाए जाते हैं, क्रीम पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग मादा करते हैं। तो रासायनिक विधि इसी को कह देंगे। इसका प्रयोग सिर्फ मादा करते हैं। नर के लिए दो ही गर्भ निरोध विधि है, एक तो है परमानेंट वाला जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्क्टोमी, और दूसरा होते हैं कॉन्डोम। इसके अलावा कोई भी नर के लिए गर्भ निरोध विधि नहीं है, सब मादा के लिए ही है। इसका प्रयोग सिर्फ मादा करते हैं। यह शुक्राणु को मारने का कार्य करते हैं। ये जो स्प्रे हो, जेली है या फिर ये क्रीम है, ये क्या करते हैं, जैसे ही कामोत्तेजना की क्रिया होता है तो जब वीर्य का त्याग मादा जनन तंत्र में हो जाता है तो क्या करते हैं कि इस क्रीम का या फिर इस जेली का या स्प्रे का प्रयोग मादा अपने योनि में लगाते हैं, जिससे उसमें जो भी शुक्राणु होंगे वो सारे शुक्राणु मर जाएंगे। यह शुक्राणु को मारने का कार्य करता है। इसे स्पर्मिसिडियल एजेंट भी कहते हैं। स्पर्म को मारने वाला एजेंट इसको कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे होते हैं? जब कामोत्तेजना की क्रिया संपन्न हो जाते हैं तो क्या होते हैं, मादा इस स्प्रे का या फिर इस जेली का या फिर इस क्रीम का प्रयोग अपने योनि में करते हैं, जिससे योनि में जो भी शुक्राणु उपस्थित होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाया। अब एक और विधि है, इसी में रासायनिक विधि में ही है, जिसका नाम है IUDS, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक दूसरा इसी में है, रासायनिक विधि में एक और मेथड है जिसका नाम है IUDS। इनका फुल फॉर्म है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये भारत के अंदर जो है इसको आदर्श गर्भ निरोध विधि माना जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे भारत के आदर्श गर्भ निरोध के कौन नाम लिखे तथा इसके कार्य को लिखे तो इसी को लिखना है, IUDS इंट्रायूटेराइन डिवाइस। IUD पर जो इसको भारत का आदर्श गर्भ निरोध माने जाते हैं, इस पर बात करते हैं। IUDS एक, ये एस को छोटा थोड़ा लिखिएगा, वहां पे सही लिखे, यहाँ पे ऐसे। ये एस का मतलब है कि जो बी का जो है डिवाइसेस के लास्ट में एस लगे हुए, डिवाइस के लास्ट में एस लगेंगे, ये एस का यही प्रूफ होगा। तो ये एक गर्भ निरोध यंत्र है, ये एक यंत्र है जिससे गर्भ निरोध होता है। इसको डॉक्टर, इसको कौन सामान्यतः आम लोग नहीं लगा सकते हैं, डॉक्टर की मदद के बिना नहीं लगा सकते हैं। इसको डॉक्टर मादा के गर्भाशय में, ये कहाँ लगते हैं, मादा के गर्भाशय में, योनि के द्वारा लगाते हैं। योनि से होते हुए गर्भाशय में इस यंत्र को लगाया जाता है। IUDS ये क्या करते हैं, ये यंत्र जब गर्भाशय में लग जाते हैं तो ये वहाँ पे फैगोसाइटोसिस सेल का संख्या बढ़ा देता है गर्भाशय में। फैगोसाइटोसिस सेल का काम ये होता है कि शुक्राणु जैसे ही गर्भाशय में पहुंचेंगे उसको नष्ट कर देना है। संख्या बढ़ाते हैं जो शुक्राणु को मारने का कार्य करते हैं। समझ पाए कि क्या काम है IUDS का? IUDS का काम है कि ये जो है गर्भाशय में लगे होते हैं और ये फैगोसाइटोसिस सेल की संख्या को बढ़ाते हैं। फैगोसाइटोसिस सेल का काम ये होता है कि जब कामोत्तेजना के बाद शुक्राणु मादा जनन तंत्र में प्रवेश करते हैं, योनि से होकर जब गर्भाशय में पहुंचते हैं तो गर्भाशय में फैगोसाइटोसिस सेल प्रेजेंट होते हैं। ये सेल सारे स्पर्म को नष्ट कर देंगे, उसको अंडवाहिनी में जाने नहीं देंगे और निषेचन की क्रिया नहीं होने देंगे। तो इसके लिए जो यंत्र है, यंत्र का नाम है कॉपर टी, यहाँ पे डैश दिए हुए हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, लिप्स लूप, ये सब यंत्र है। ये सभी यंत्र को जो है मादा के गर्भाशय में लगाए जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, गर्भ निरोध होते हैं, जिससे जो है सगर्भता स्थापित नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि ये सब यंत्र जो है जैसे ही मादा के गर्भाशय में लग गए तो ये सब क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस सेल की संख्या को वहां पर बढ़ा देंगे, और फैगोसाइटोसिस सेल के नंबर जब बढ़ जाएंगे तो वहां पे जितना भी स्पर्म जाएंगे, शुक्राणु जाएंगे, सबको वो नष्ट कर देंगे। ये सभी बेरियम सल्फेट के बने होते हैं। ये सभी जो यंत्र है कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर तो होंगे और साथ में क्या है, बेरियम सल्फेट भी है।
कॉपर आयन शुक्राणु की गति तथा शुक्राणु के निषेचित क्षमता को कम करता है। ये जो है कॉपर आयन क्या करते हैं, शुक्राणु का टेल को कट कर देते हैं, उसका एक्रोजोम को नष्ट कर देते हैं। जब एक्रोजोम नष्ट हो गए तो वो अंडाणु के पास जाकर भी अंडाणु का दीवार को जब वो नष्ट नहीं कर पाएंगे तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएंगे। जब ये टेल को कट कर देंगे तो क्या शुक्राणु गति नहीं कर पाएंगे, वहीं का वहीं रुक जाएंगे। तो ये काम होता है IUDS में। और ये जो विधि है लंबे समय तक 3 से 5 वर्ष तक IUD का प्रयोग से US का प्रयोग से 3 से 5 वर्ष तक सगर्भता स्थापित नहीं हो पाता है। स्थापित नहीं हो पाता। समझ लो कि होते क्या है, अभी जो भी मेथड थे वो सब करंट यूज करना था। ये भी जो है क्रीम जेली और फोम के रूप में जो है इसको भी तुरंत यूज करना है। और इसमें क्या है कि एक बार कॉपर टी को या कॉपर 7 को या मल्टीलोड 375 को या लिप्स लूप को एक बार गर्भाशय में लगा लेंगे तो 3 से 5 वर्ष तक कोई जरूरत नहीं है, ना कोई मेडिसिन लेना होगा, ना ही कोई वेरिएंट मेथड का प्रयोग करना होगा। इसमें जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स आसानी से कर सकते हैं और उसको 3 से 5 वर्ष तक सगर्भता स्थापित नहीं होंगे, 3 से 5 वर्ष तक नहीं होने देंगे। या फिर इसको और भी ज़्यादा कह सकते हैं, 3 से 5 वर्ष नहीं, इसको जब तक चाहे, जरूरी नहीं है कि 3 से 5 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक इंजेक्शन का काम आता है। ये इसमें पॉइंट शूट नहीं करेंगे कि IUD का प्रयोग 3 से 5 वर्ष तक, यह इसका प्रयोग से सगर्भता स्थापित नहीं हो पाता है, ऐसा रीति, क्योंकि इसका कोई एज लिमिट नहीं होता। जब तक ये लगे होंगे मादा के गर्भाशय में तब तक ये जो है गर्भ निरोध का काम करेंगे। जैसे ही इसको जब गर्भ निरोध को हटाना है कि मतलब नहीं अब जो है निषेचन करवाना है तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में IUD को मादा जननतंत्र से बाहर निकाल देंगे। जब तक ये मादा जननतंत्र में रहेंगे तब तक निषेचन की क्रिया होने नहीं देंगे। तो ये लंबे समय के लिए है। चलिए इनको नोट कीजिए। अब दूसरा विधि के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक विधि है जिसका नाम है केमिकल मेथड, केमिकल विधि पर, रासायनिक विधि पर बात की। अब उसके बाद एक विधि है हार्मोनल विधि, हार्मोनल मेथड, इस पर बात करेंगे। केमिकल विधि में सबसे इंपॉर्टेंट है IUDS, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको याद रखिएगा। उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे ये पूछे जाते हैं कि भारत में आदर्श गर्भ निरोध तकनीक का नाम लिखे या विधि का नाम लिखे, तो उसका नाम लिखना है। उसके बारे में लिखना है तो उसके बारे में 3-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, हो जाएगा। और वो लंबे समय तक, वो कब तक हो सकते हैं, एक बार लगा लिया जाए कॉपर टी या कॉपर 7 को या फिर मल्टी लोड 375 या फिर लिप लूप्स को एक बार लगा लेंगे तो वो जब तक हटाएंगे नहीं तब तक निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगा। तो वो लंबे समय के लिए है। अब एक विधि है हार्मोनल विधि। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक होते हैं इंजेक्शन तथा इम्प्लांट। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब ये हुआ कि दवाई के रूप में प्रयोग करना और इंजेक्शन के रूप में प्रयोग करना। हार्मोन को दवाई के रूप में प्रयोग करना और हार्मोन को इंजेक्शन के रूप में प्रयोग करना। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं। ओरल शब्द का ही मतलब होता है कि मुंह से, ओरल कैविटी माउथ, मुंह से, पिल का मतलब होता है दवाई, गर्भ निरोध के लिए मुंह के द्वारा लेने वाला दवाई, इसी को बोले जाते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसका प्रयोग दवाई के रूप में करते हैं, समझ गए। या प्रोजेस्टेरोन, या ये 2 तरह का मेडिसिन बनाया जाता है। एक दवाई ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का ही लेवल होते हैं, केमिकल होते हैं, हार्मोन होते हैं, और एक ऐसा दवा होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो 2 प्रकार का दवाई बनेंगे, एक तो सिर्फ उसमें प्रोजेस्टेरोन हो सकते हैं और एक ऐसे होंगे जिसमें प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों साथ में होंगे, का संयोजन से बने होते हैं। तो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होंगे ये हार्मोन से बने होंगे। कौन कौन से हार्मोन से बने होंगे, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन का कॉम्पोजिशन से बने होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होंगे। इस दवाई का प्रयोग सिर्फ महिला करते हैं। बताए नर के लिए 2 ही आदर्श गर्भ निरोध विधि है, एक है सर्जरी के मेथड में और एक है कॉन्डोम, इसके अलावा कोई नहीं, बाकी बात सब मादा के लिए है। मादा इस दवाई को 28 दिन के मासिक चक्र में प्रथम
दिन में से किसी भी दिन लेना प्रारंभ कर सकती है। इसको डिटेल करेंगे, इसको लिखवा के फिर इसको हम समझाएंगे बढ़िया से कि कैसे 5वें दिन में वो लेना शुरू कर सकते हैं 28 दिन के चक्कर में। 7 दिन के अंतराल के बाद यह प्रक्रिया पुनः दोहराया जाता है। 1-2 मिनट के लिए रुक जाइए, फिर हम इसको क्लियर कर देंगे। इसका प्रयोग शहरी क्षेत्र में अधिक होते हैं। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का प्रयोग जो है शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। तो इसका दवाई का कुछ नाम होंगे, तो एक का नाम है सहेली, एक का नाम है मालाडी। इसमें आपके सिलेबस में सहेली के बारे में पढ़ना है तो सहेली के बारे में आपको बताया जाएगा, और एक है मालाडी। ये 2 तरह की दवाई है जिसका प्रयोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का नाम लिखें तो सहेली और मालाडी। समझ रहे हैं? इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे कि ये जो 2 पॉइंट कह रहे हैं कि मादा इस दवाई को 28 दिन का मासिक चक्र में प्रथम 5 दिन में किसी भी दिन लेना प्रारंभ कर सकती है और लगातार 21 दिन तक लेना पड़ता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि दवाई जो है मासिक चक्र मान लेते हैं जिस दिन प्रारंभ होंगे तो 28 दिन का मासिक चक्र होंगे। 28 दिन में प्रथम 5 दिन तक किसी भी दिन ये दवाई लेना स्टार्ट करेंगे और लगातार 21 दिन तक लेंगे। 21 दिन तक लेने के बाद जैसे 21 टैबलेट खत्म हो जाएंगे तो फिर जिस दिन स्टार्ट किए थे फिर उसी दिन से स्टार्ट करना होगा दूसरे मासिक चक्र में। और ये दोनों के बीच देखा जाता है, एक मासिक चक्र और दूसरे मासिक चक्र के बीच में इस दवाई का प्रयोग करने में 7 दिन का अंतराल आते हैं। चलिए समझेंगे, इनको नोट कीजिए। समझते हैं, ये 28 दिन का मासिक चक्र मानेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसमें कह रहे हैं दवाई को लेने का स्टार्ट जब करेंगे, ये 1 to 5 डे, 1st to 5th डे, इसमें किसी भी दिन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इस दिन में ना एस्ट्रोजन का लेवल हाई होते हैं ना प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होते हैं, इसीलिए कि इसमें लेने की जो उतना जरूरत नहीं पड़ते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन होते हैं जो है एंडोमेट्रियम को वॉल ब्रेक करते हैं, कुछ टिश्यू ब्रेक करते हैं और वो बाहर निकलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 1 से लेकर 5 दिन टोटल 21 टैबलेट खाना है। टोटल कितना खाना है? 21 टैबलेट। 21 टैबलेट खाना है एक मासिक चक्र में। तो क्या किया गया है कि 1 से 5 दिन के बीच में किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 21 दिन स्टार्ट करते हैं तो 21 टैबलेट जाकर कब कंप्लीट होंगे? 22वें दिन में आकर कंप्लीट होंगे, यहाँ पर कंप्लीट होंगे। अगर दूसरा दिन लेना स्टार्ट करते हैं तो 21 दिन कब कंप्लीट हो जाएंगे? 23वें दिन में। अगर तीसरे दिन लेना स्टार्ट करेंगे तो 24वें दिन में, चौथे दिन तो 25वें दिन में, 5वें दिन तो 26वें दिन। इसके बाद यूज नहीं, इसी के बीच में किसी दिन एक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो इस माह में नहीं, फिर अगले मासिक चक्र में स्टार्ट करना होगा। ये प्रक्रिया है कि यही 5 दिन में किसी भी प्रथम 5 दिन में से किसी भी एक दिन स्टार्ट करना ही होगा। तो मान लेते हैं किसी भी दिन स्टार्ट करते हैं तो जाकर खत्म कहाँ पर हो रहा है? अगर 1 को ले रहे हैं तो वह 22 को खत्म हो रहे हैं, फिर 1 को ही लेना पड़ेगा, फिर दूसरे मासिक चक्र के प्रथम दिन ही लेना पड़ेगा। तो देखिए कितना का अंतराल बचा, 1 2 3 4 5 6 7वां दिन यहाँ तक लिए, 1 2 3 4 5 6 7 दिन का अंतराल पाया गया। मिस्टेक हो रहा है, अगर फर्स्ट डे से लेना स्टार्ट करेंगे तो 20वां दिन 21वां दिन 21 हो जाएंगे। यहाँ लेना स्टार्ट किए तो एक दिन यहाँ से हो गया ना 21 दिन, दूसरा दिन लेना स्टार्ट करेंगे तो 22वां दिन, तीसरा दिन लेना स्टार्ट करेंगे तो 23वां दिन, 24वां दिन, 25वां दिन। तो अगर पहला दिन लेना स्टार्ट करते हैं तो 21वां दिन 21 टैबलेट हो जाते हैं। फिर पहला ही को लेना होगा, उसके पहले या बाद नहीं ले सकते हैं। और जिस टाइम में लेना स्टार्ट किया उसी टाइम में लेना होगा। 4-5 मिनट इधर उधर हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घंटा 2 घंटा 4 घंटा अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर इस मासिक चक्र के प्रथम दिन में लेना स्टार्ट किए हैं सुबह 8 बजे, तो दूसरे मासिक चक्र में भी जब स्टार्ट करेंगे तो सुबह 8 बजे ही स्टार्ट करना होगा और पहले दिन में ही स्टार्ट करना होगा।
तो 7 दिन का अंतराल समझ पा रहे हैं 21 टैबलेट में कैसे हो रहे हैं। पहला दिन लेना स्टार्ट किए तो 21वां दिन 21 टैबलेट हो गए। अब फिर पहला दिन उनको लेना होगा, यहाँ स्टार्ट किए और यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कितना अंतराल बचा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर दूसरा मासिक चक्र में यहीं से स्टार्ट होंगे। यही है टैबलेट का प्रोसेस, रेगुलर लेना होगा। और जिस दिन का, अब क्या होते हैं कंफ्यूजन ना हो जाए इसीलिए कि टैबलेट का जो आते हैं मार्केट में इस तरह का, अगर मान लीजिए टैबलेट का एक पत्ता है, इसमें टैबलेट 21 टैबलेट टोटल दिए होंगे। हम यहाँ पे 21 टैबलेट नहीं बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। सब टैबलेट के नीचे लिखा रहता है डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7 डे 8 डे 9 डे 10, इस तरह का टैबलेट में लिखा हुआ रहता है। 1 2 इसके जस्ट पीछे लिखा हुआ रहता है। तो जिस दिन आप स्टार्ट करते हैं उस दिन आपका पहला दिन होता है, मतलब जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस मेडिसिन को कोई लेना स्टार्ट करते हैं उस दिन उनका पहला दिन होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग से ये चलते जाएंगे। टैबलेट में लिखा हुआ रहता है 21 दिन तक, 21 टैबलेट 21 दिन तक। और ये शहरी क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ पाएँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, इसका क्या टेक्निक है। अब हम लोग बात करेंगे एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको बताया, एक पिल है जिसका नाम है सहेली, जिसको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर बात करेंगे। सहेली क्या है, उसको कौन बनाए, उसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो यहाँ समझ पाए। अब सहेली के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सहेली पर बात करते हैं। बताएं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, गर्भनिरोध दवाई है। यह सबसे पहला गर्भनिरोध पिल है। भारत में जो सबसे पहला गर्भनिरोध दवाई बने हैं उसका नाम है सहेली। यही पहला दवा थे जो भारत में सर्वप्रथम बने, जिसका निर्माण कौन किए थे, CDRI जो लखनऊ में स्थित है, जिनका नाम है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। ये सहेली से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना तय है। कोई या तो CDRI का फुल फॉर्म पूछ दे, या फिर ये पूछ दे CDRI कहाँ पे उपस्थित है, या फिर पूछ दे सहेली का निर्माण कौन किए थे। 3 बात यहाँ से उठ रहे हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। CDRI लखनऊ में स्थित है। यह दवाई को 7 दिन में एक बार लिया जाता है। जैसे भी हम बता रहे थे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में 21 दिन तक लगातार लेना पड़ता है, लेकिन ये जो है सहेली जो है ये काफ़ी हाई डेवलप्ड थे, इसीलिए कि इसको 7 दिन में एक बार लेने की अनुमति दिया गया। इसको रेगुलर नहीं लेने के लिए बोले कि नहीं 7 दिन में एक बार ही लेना है। माला डी को रेगुलर लेने के लिए बोला जाता है। 2020 में सहेली, ये तो उस वक्त सहेली के नाम से जाना जाता था, आज इसको छाया के नाम से सरकार प्रचार कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नाम क्या है, छाया। ये छाया ही पहले सहेली थे। यहाँ से भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये मतलब इस 5 पॉइंट में 3 ऐसे पॉइंट है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई एक तो जरूर पूछ देंगे। अब इसी में एक विधि है, अभी दवाई के रूप में समझ रहे थे कि गर्भनिरोध को दवाई के रूप में कैसे रोकना चाहिए। अब वही गर्भनिरोध को वही कंपोजिशन इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट तो है ही, अब इंजेक्शन एक तकनीक है। जब सोचे कि टैबलेट में क्या होता है, रोज रोज खाने की झंझट खत्म हो जाए, लोगों ने सोचा कुछ ऐसा तकनीक है जो कि रोज रोज टैबलेट खाने से अच्छा है कि एक बार सुई ले ले आराम हो जाए। तो वही सुई वाला कहानी है। प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का प्रयोग सुई के रूप में किया जाता है। बताया कि 2 तरह का होंगे, एक हार्मोन होंगे सिर्फ प्रोजेस्टेरोन वाला इंजेक्शन, और एक होंगे प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। टैबलेट में भी ये बात बताए थे। तो उसी के रूप में इंजेक्शन को लिया जाता है। यह 3 से 5 माह तक सगर्भता स्थापित नहीं होने देते। एक बार इस इंजेक्शन को ले लेंगे तो 3 से 5 माह तक निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएंगे। यह अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया देखिए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ये लेवल को न्यूट्रलाइज करता है, और मासिक चक्र तभी अच्छी से चलते हैं जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल अल्टरनेटली हाई और लो होता है। तो ये क्या करेंगे, जाके प्रोजेस्टेरोन को खत्म नहीं होने देंगे, एस्ट्रोजन को खत्म नहीं होने देंगे। जब एस्ट्रोजन खत्म नहीं होंगे तो अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होंगे। प्रोजेस्टेरोन जब खत्म नहीं होंगे तो फिर से जो एस्ट्रोजन के निर्माण नहीं होंगे। तो इसलिए के जो है ये हार्मोन को दिया जाता है ताकि मासिक चक्र सही से काम ना करे। मासिक चक्र में जब अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होंगे तो शुक्राणु जाएंगे भी तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएंगे। यह अंडोत्सर्ग की क्रिया को रोकता है, या सीधा कह सकते हैं कि जो है हार्मोनल मेथड क्या करते हैं, हार्मोनल मेथड जो है मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी विधि है जो मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं, तो हार्मोनल विधि है जिसमें नाम है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन जिसको बोल रहे हैं, और एक है इम्प्लांट्स, वो भी पढ़ेंगे इम्प्लांट्स क्या है। तो इसका जो उदाहरण देखा गया जो इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है वो नाम है डिपो प्रोवेरा।
डिपो-प्रोवेरा जो है इंजेक्शन है जो किसका कंपोजिशन होगा, या तो प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होंगे या तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। डिपो-प्रोवेरा ये 3 से 5 माह तक सगर्भता स्थापित होने नहीं देंगे। तो यहाँ तक समझ पाए। अब बात करेंगे हम लोग इम्प्लांट पर और इसके बाद एक है लास्ट सर्जिकल मेथड। तो चलिए पहले इनको नोट कीजिए। तो अब है एक इम्प्लांट, ये भी ही हार्मोनल मेथड का है एक विधि है। नॉर प्लांट का प्रयोग बाएं हाथ, ये नॉर प्लांट होता क्या है देखिए, ऐसे 6 3 4 5 6, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉर प्लांट। एनसीईआरटी बुक में इसका डायग्राम दिए हुए, इसको क्या बोलेंगे, नॉर प्लांट, नॉर प्लांट। ये कैप्सूल है, इसमें यही हार्मोन का स्राव करते हैं। देखिए कह रहे हैं कि नॉर प्लांट का प्रयोग बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में, बाएं हाथ का ऊपरी का भुजा का मतलब ये हुए कि देखिए ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के इस जगह पे, इधर भी लगा सकते हैं लेकिन इसी जगह पे इसलिए लगाते हैं ताकि उनको काम करने में परेशानी ना हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे वो लगाएंगे तो वो चूड़ी वगैरह पहनते तो उनसे उनको परेशानी हो जाएंगे। इस हाथ में लगाएंगे तो काम ज़्यादा करते हैं, महिलाएं घर के बहुत सारे काम करते हैं तो उनको परेशानी होंगे, इस हाथ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसीलिए कि इस हाथ में और यहाँ पे लगाए जाते हैं ताकि उनको काम करने में भी दिक्कत ना हो और गहना वगैरह भी उनको परेशानी नहीं कर सकते, चूड़ी वगैरह भी परेशानी नहीं कर सकते, इसीलिए कि यहाँ पे लगाया जाता है और कोई खास वजह नहीं है कि यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है। तो नॉर प्लांट का प्रयोग बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, रोपण किया जाता है, इसको लगा दिया जाता है। नॉर प्लांट में 6 छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, सब में एक छोटे छोटे कैप्सूल है। यही कैप्सूल क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन या फिर इसका जो कॉम्बिनेशन ही होंगे, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होंगे या फिर प्रोजेस्टेरोन होंगे, उसको ये सिक्रीट करेंगे ताकि मासिक स्राव को रोक सके, मासिक चक्र को ये रोक सके। है जो हार्मोन का स्राव करते हैं, बात समझिए। इसका प्रयोग सिर्फ मादा करते हैं, नर तो कर नहीं सकते हैं, पता है नर के लिए सिर्फ 2 ही है। इसका प्रयोग से 3 से 5 वर्ष तक सगर्भता स्थापित नहीं हो पाते हैं। देखिए पहले टैबलेट की बात किए, प्राकृतिक मेथड, बैरियर मेथड पर प्राकृतिक मेथड को पढ़ने के बाद ये पता चला कि उसमें प्राकृतिक कहने का मतलब है वो उसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो बहुत हद तक सफल नहीं थे। उसके बाद हम लोग रोध विधि पर बात किए थे बैरियर मेथड पर। तो बैरियर मेथड पर जब बात किए थे तो उसमें जो है वो रेगुलर यूज वाले में से थे, उनको रेगुलर यूज करने के बाद ही वो नहीं होने देंगे, नहीं तो फिर हो सकते हैं, वो एक थे और उससे जो है साइड इफेक्ट होते हैं। उसके बाद बैरियर मेथड के बाद आए केमिकल मेथड पर। केमिकल मेथड से भी 100% नहीं है कि उसमें जो है देखा जा रहा था 60% ही वो सफल है, क्योंकि उसमें केमिकल का यूज किया जा रहा था। केमिकल स्प्रे है, क्रीम है या फिर स्प्रे ये उसको क्या कह सकते हैं, जेली है, उनको लगाना पड़ता है। जब तक मादा अपने योनि में उसको लगाएंगे तब तक शुक्राणु तो वहां से आगे चले जाएंगे, तो वो भी पूरी तरह से सफल नहीं थे। लेकिन आईयूडी एक बहुत सफलता पाए हुए हैं भारत में, इसको ये बहुत आसानी से होते हैं, ये सरकारी अस्पताल में फ्री ऑफ कॉस्ट में किए जाते हैं। तो आईयूडी ये आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है भारत में, और ये जब तक लगे रहेंगे मादा योनि ये गर्भाशय में तब तक सगर्भता स्थापित होने नहीं देंगे। तो ये सबसे अच्छा विधि है, और जब जरूरत होगा तब इसको हटा देंगे तो फिर सगर्भता स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद एक ये हम लोग पढ़े थे हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में सबसे पहला पढ़े कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल रेगुलर लेने के लिए बोल रहे हैं, तो लोग सोचते हैं, महिलाएं सोचते हैं कि रोज रोज लेने की झंझट कौन करता है, कोई ऐसा साधन आ जाए जिससे कि एक बार ले तो लंबे समय तक सगर्भता स्थापित ना हो। तो उन्होंने फिर क्या किया, साइंटिस्ट ने एक इंजेक्शन निकाले जो 3 से 5 माह तक वो, फिर मादा लोग का ये कहना था कि ये 3 से 5 ये वर्षों में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो उन्होंने एक और तकनीक लाए, इम्प्लांट। इसको जो है मादा के स्किन में लगा दिए जाते हैं और ये 3 से 5 वर्ष तक सगर्भता को रोकते हैं। तो ये हो गए। अब एक है सर्जिकल मेथड, उस पर बात करेंगे। ये डायग्राम को बना लीजिएगा। ये कैप्सूल है, यही जो है हार्मोन को सिक्रीट करेंगे और वो हार्मोन क्या करेंगे, मासिक स्राव को या मासिक चक्र को रोकेंगे। तो यहाँ से एक हार्मोनल मेथड से ये पता चलते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाए कि कौन सा विधि है जो मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं, तो वो विधि है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड मासिक चक्र को प्रभावित करते हैं और कोई नहीं करते हैं।
प्राकृतिक मेथड है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रोध विधि में इसको रेगुलर यूज करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद एक पढ़े थे हम लोग केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो भारत का, उससे क्वेश्चन ये पूछेंगे आदर्श गर्भ निरोध का नाम बताइए, तो IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइस। उसके बाद सहेली के बारे में बताइए कि उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सहेली को ध्यान में रखिएगा। अब एक है सर्जिकल मेथड, उस पर बात करेंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर सर्जिकल मेथड पर बात करेंगे। चलिए, अब सर्जिकल मेथड, ये गर्भ निरोध का सबसे अंतिम विधि है। तो यह परमानेंट गर्भ निरोध विधि है। अभी तक जो भी विधि पढ़ रहे थे उस विधि में क्या थे कि जब इच्छा चाहे तब सगर्भता स्थापित कर सकते हैं, जब तक ना चाहे तब तक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये विधि ये है कि ये एक बार जब करवा लेने से क्या होता है, फिर दोबारा सगर्भता स्थापित जिंदगी में नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसको परमानेंट गर्भ निरोध विधि बोलते हैं। यह विधि नर तथा मादा दोनों के लिए उपलब्ध है। यह विधि सरकारी अस्पताल में मुफ्त में करते हैं, और इसके लिए जो करवाते हैं उनको सरकार कुछ पैसे भी देते हैं। चलिए, वेसेक्टोमी, इसका जो है पहला सर्जिकल मेथड नर के लिए अलग होंगे, मादा के लिए अलग होंगे। नर के लिए जो होंगे उसको बोलेंगे वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी ये नर के लिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव विधि है, ये नर के लिए है। इस विधि में शुक्रवाहिनी में कटकर दोनों छोरों को स्वतंत्र रूप में बांध देते हैं। मान लेते हैं ये डायग्राम से समझते हैं, ये दोनों स्क्रोटम है, इसके अंदर टेस्टिस हैं, इसके अंदर भी टेस्टिस हैं। अब ये दोनों जो है शुक्र नली से आगे पहुंचे हुए हैं, सॉरी शुक्रवाहिनी है ये आगे इधर से पेनिस के थ्रू शुक्राणु को बाहर निकाल देते हैं। तो शुक्राणु को जो है यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इस जगह पे कट कर दिया, इसमें कहीं भी कट कर देंगे, शुक्रवाहिनी में कहीं पर भी कट करके दोनों को स्वतंत्र रूप से बांध देंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। अब देखिए शुक्राणु का तो निर्माण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन शुक्राणु इधर जा नहीं पा रहा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये परमानेंट विधि हो गए। शुक्राणु नहीं जा पाएंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएंगे। अंडाणु को जब तक शुक्राणु मिलेंगे नहीं तब तक वो निषेचित होंगे नहीं। तो शुक्राणु को यहाँ पर रोक दिए जाने से, तो ये विधि को समझ पा रहे हैं कि वेसेक्टोमी में क्या होता है, एक छोटा सा कट किया जाता है कहाँ पर, और इसको दोनों को अलग स्वतंत्र बांध देते हैं, जिससे क्या हुआ, शुक्राणु तो बन रहे हैं लेकिन आगे जा नहीं पा रहे। इस विधि से शुक्राणु के निर्माण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विधि तुरंत प्रभावी नहीं होता है। होता क्या है, ये मान लीजिए अगर वेसेक्टोमी कभी करवाते हैं कोई, जब आज करवाते हैं तो 3 महीने तक उनका ये काम नहीं करेंगे। 3 महीने तक हो सकते हैं कि वो निषेचन हो सकता है। 3 महीने के बाद ऐसा होंगे कि होता, ऐसा क्यों होता 3 महीने के बाद, देखिए यहाँ पे शुक्राणु बना, यहाँ से गए, बहुत ज़्यादा शुक्राणु इधर जमा रह गए। अब जो ये सारा शुक्राणु थे तो यहाँ मान लिया बंद कर दिया इनको, अब शुक्राणु कोई नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो उपस्थित है वो तो बाहर जाएंगे। इसको बाहर होने में 3 महीने का टाइम लगभग देखा जाता है कि 3 महीने टोटल लगते हैं। या फिर 20 एजुकुलेशन जिसको कहते हैं 20 सेकंड, 20 बार वीर्य का त्याग होगा तो ये सारा जो स्पर्म बचे हुए थे वो सारा निकल जाएंगे। तो उसके बाद ये प्रभाव दिखाएंगे कि शुक्राणु फिर बाहर नहीं जा पाएंगे। मतलब 3 माह तक शुक्राणु बाहर जा सकते हैं। अगर इजुकुलेशन नहीं होता 3 माह में ये ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो समझ पाए ये वेसेक्टोमी क्या है, इसका क्या तकनीक है। इससे एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबटोमी में अंतर लिखें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे या 3 मार्क्स का आएंगे। तो आप वेसेक्टोमी समझ पाएँ, आप ट्यूबटोमी समझाएंगे। चलिए इनको नोट कीजिए, फिर ट्यूबटोमी पर बात करते हैं। तो एक है ट्यूबटोमी, वेसेक्टोमी समझ पाए, अब ट्यूबटोमी पर बात करते हैं। ट्यूबटोमी क्या है, यह मादा के लिए परमानेंट गर्भ निरोध विधि है। वेसेक्टोमी नर के लिए है या मादा के लिए है। इस विधि में अंडवाहिनी में कट कर दोनों छोरों को स्वतंत्र रूप में बांध देते हैं। अंडवाहिनी है, मान लेते हैं ये अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी यहाँ अंडाशय से ये अटैच रहेंगे, इधर से भी अंडाशय ये रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो इसी में यहाँ पर या यहाँ कहीं पर कट कर देंगे। कट करके क्या करेंगे, दोनों को बांध दिया जाएगा, जिससे अंडाणु का तो निर्माण होंगे लेकिन अंडाणु अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय में नहीं पहुंच पाएंगे, निषेचन की क्रिया नहीं होने देंगे, रुक गए। तो ये भी प्रोसेस है, ये परमानेंट विधि है। आखिर हम लोग जो है
सर्जिकल मेथड को ही बोलते हैं नसबंदी। नसबंदी का मतलब यही होते हैं कि नस को कट करना। तो नस कौन सा? फीमेल में ये अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब और नर में भैंस डिफरेंस या फिर शुक्रवाहिनी। समझ रहे हैं इस बात को कि क्या है वेसेक्टोमी और ट्यूबटोमी? इस विधि में मासिक चक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह विधि तुरंत प्रभावी होते हैं। वेसेक्टोमी क्या होता है? वो तुरंत प्रभावी नहीं होते, 3 माह उनको लग जाता है, ये तुरंत प्रभावी हो जाते हैं। अब जो है इसका ऐसा क्या, ये करवाने से क्या शरीर में कोई प्रभाव हो सकते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट मेथड है। इसका प्रयोग तभी करवाना चाहिए जबकि अब बच्चे की आवश्यकता ना हो, तभी ये करवाना चाहिए। सरकार के ऐलान किए हुए हैं 2 बच्चे पे जो ये करवाएंगे, नसबंदी करवाएंगे, उनको सरकार के द्वारा कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि लालच से भी लोग ये करवा सके, और फ्री में करते हैं। तो ये समझ पाए। अब जो है जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था वो समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे एमटीपी पर बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन पर बात करेंगे। फिर एसटीडीज के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज क्या है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ तक समझ पाए कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए क्या क्या है। देखिए, परमानेंट विधि को लास्ट में प्रयोग किया जाता है अगर 2 बच्चे के बीच का अंतराल के बारे में जानना हो। उस कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच 5 वर्ष के अंतराल हो, तो उसके लिए आईयूडी अच्छा विधि है, और सभी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ये परमानेंट विधि है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एमटीपी पे से एसटीडीज पे।